कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टोटल हिस्ट्री। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिस पर हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हड़प्पा का नामकरण हड़प्पा कहें या मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहें, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये सभ्यता के अनेक नाम हैं, सभी की विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी पिछली प्राग ऐतिहासिक काल की वीडियो नहीं देखी हो तो आपने तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिससे कि आप पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। हड़प्पा सभ्यता से करते हैं। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कांसा का प्रयोग हमें मिलता है, क्योंकि तांबे के साथ अगर टिन धातु को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा कांसा। ठीक है दोस्तों, और हड़प्पा सभ्यता को जैसा कि आपको पता होगा इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, करते हैं शुरू। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष। हड़प्पा नामक स्थल से मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इतिहास का एक नियम होता है दोस्तों, जहाँ से अगर कोई भी चीज़ अगर हमको खोज की जाती है, मिलता है, उसी जगह के नाम से उसका नामकरण किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा सनौली में भी चल रही है, हाल फिलहाल में रिसेंटली इतिहास का चल रहा है, खुदाई चल रही वहाँ, तो सनौली सभ्यता कहेंगे उसके लिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो थी तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा थी तो हड़प्पा की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बात करते हैं। और आरंभक स्थलों में अधिकांश सिंधु घाटी के किनारे अवस्थित थे। शुरुआत में इसकी जो खुदाई हुई थी दोस्तों, तो सबसे अधिक जो हमको जगह मिली थी तो कहाँ मिली थी? सिंधु नदी के किनारे मिली थी। तो इसलिए अधिकांशतः इसको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें इसके लिए हाल फिलहाल में सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो घग्गर और आगरा के हमको किनारे मिले हुए हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरी क्रांति की संज्ञा भी इसको दी जाती है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरी क्रांति की जो संज्ञा दी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी गार्डन चाइल्ड ने। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता पर एक नज़र और डालते हैं, आखिर इसका नामकरण कैसे क्या पता चला। वर्ष 1826 ईस्वी में पंजाब, प्रेजेंट में जो पाकिस्तान में है, कि साहिवाल जिले के गांव में स्थित एक टीले का अवलोकन चार्ल्स मैनसन नामक व्यक्ति ने किया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था। कहने का मतलब ये था कि जो चार्ल्स मैनसन जो थे 1826 में जो उन्होंने इस टीले का अवलोकन किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी को छोड़ दिए थे। ठीक है, चार्ल्स मैनसन ने अपने लेख नेरेटिव ऑफ जर्नलिज्म में इसका उल्लेख भी किया था। किसका? इसे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैनसन ने 1826 पर जो प्रकाश डाला था, उसका उन्होंने नेरेटिव ऑफ जर्नलिज्म में उल्लेख भी किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1850 के दशक में चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अभियंता अलेक्जेंडर कर्निंगम ने पुरातत्व रुचि के कारण इस टीले की यात्रा की थी। ठीक है ना, अभी देखिए पुरातत्व विभाग के कुछ नहीं बने हुए हैं, अभी कौन है ये? अलेक्जेंडर कर्निंगम ने रुचि थी, इनको पुरातत्व विभाग से रुचि थी। और ये कैसे थे? अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य इंजीनियर थे ये। ठीक है ना, आर्मी इंजीनियर थे, सैन्य अभियंता थे, और इस टीले की यात्रा करते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? 1856 में कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जॉन ब्रिंटन तथा विलियम ब्रिंटन ब्रदर्स ने इस पुरातत्व टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। जब 1856 में कराची से लाहौर तक जो ट्रेन की बिछाई जा रही थी पटरियों के लिए, तो क्या जरूरत पड़ी उनके लिए? ईंटों की। तो उन ईंटों का इस्तेमाल किसने किया था? जॉन ब्रिंटन ने। ठीक है, और विलियम ब्रिंटन को क्या कहते हैं? विलियम ब्रिंटन ब्रदर्स, सॉरी दोस्तों, ब्रिंटन ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हो जाती है। 1861 में, जैसा कि हम सभी को पता है, भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। ठीक है, और स्थापना होती है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कर्निंगम को कहते हैं। जब स्थापना होगी, अब उसके बाद कर्निंगम साहब को जनक कहा जाएगा पुरातत्व, और पहले क्या थे? सैन्य इंजीनियर थे। ठीक है दोस्तों, कर्निंगम को कहा जाता है, फिर उसके बाद बना दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1872 में
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में नियुक्त अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी बार यात्रा की। पहली बार जो यात्रा की थी उन्होंने सैन्य अभियंता के रूप में की थी। अब दूसरी बार जो उसका जो वर्णन करेंगे, जाके देखेंगे उसको कैसे करेंगे, अब पुरातत्व विभाग के नजरिए से उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1872 में होता क्या और क्या खोजा इन्होंने, पाषाण औजार खोजे, वहां पत्थर के औजार खोजे थे। अति प्राचीन मृदभांड के साथ ब्रश पर अंकित मोहर भी प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, बहुत कुछ खोजा था उन्होंने। और जो वहां पर जो ब्रसब मिला था, ब्रसब के कुवड़ ना होने की वजह से इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ये संस्कृति नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने प्रकाश नहीं डाला था उस पर, जैसा कि इतना सीरियसली नहीं लिए थे। और कह दिया कि जो मुद्रा मिली थी वहाँ कुवड़ नहीं था उस बैल के। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कनिंघम जो साहब थे समझ नहीं पाए थे उस महत्व को। आखिर आगे जाके क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता होगी, क्या होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं फिर जी। और आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक टीले की खोज की। उसके बाद 1921 आता है। तो क्या करते हैं, जॉन मार्शल के नेतृत्व, महानिदेशक होते हैं ये पुरातत्व विभाग के, ठीक है। और दयाराम साहनी 1921 में क्या कर देते हैं, हड़प्पा की खोज। जैसे कि हड़प्पा आपको चमक रहा होगा। हड़प्पा की खोज कब होती है दोस्तों, 1921 में। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और किसके नेतृत्व में की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दिख रहा होगा आपके लिए चित्र, ये हड़प्पा रहा, ये हमारा मोहनजोदड़ो रहा, ये गुजरात वाला लोथल का रहा, ये मेहरगढ़ रहा, और इसके बीच से जो निकल रही है क्या है, सिंधु नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। 21 में किसने करी थी, 21 में दयाराम साहनी ने करी थी। और 22 में किसने करी मोहनजोदड़ो की खोज, अब राखलदास बनर्जी ने कर दी। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा कब होती है, 24 सितंबर 1924 को होती है। ठीक है दोस्तों, किस में होती है, दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। इस समाचार पत्र में इसकी घोषणा हो जाती है 24 सितंबर 1924 में। और यहीं से क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण शुरू हो जाता है कि भैया अभी सभ्यता जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही हम कहेंगे, जैसा कि 1924 लिखा हुआ है। आगे और घटना घटती है। सर जॉन मार्शल 1925 के आरंभ के महीनों में स्वयं वहां पहुंचे, इससे पहले पहुंचे नहीं थे। सर जॉन मार्शल पहुंचते हैं और कहते हैं भविष्य में अगर सिंधु घाटी के बाहर भी इस सभ्यता के स्थलों की खोज होती है तो भारतीय सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए। जिनका अपना पर्सनल एक विचार था, अगर भाई कभी फ्यूचर में अगर इससे खोजा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, उसे भारतीय सभ्यता का नाम दिया जाना चाहिए, जो उन्होंने कहा था मार्शल साहब ने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा और इसका विस्तार भी जरा देख लेते हैं। जैसा कि हमको पता है कि आलमगीरपुर इसकी पूर्वी सीमा थी, जो मेरठ में पड़ता है पूर्वी सीमा थी। और इसकी पश्चिमी सीमा कौन थी, सुतका गैंडोर, और जहां पड़ता है बलूचिस्तान में, पश्चिमी सीमा थी। और इसकी उत्तर की सीमा क्या थी, मांडा, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। और इसकी साउथ में कहाँ थी, दैमाबाद में, जो हमारे भारत में 2 क्षेत्र पड़ते थे, 3 पड़ते थे, ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और इसे दक्षिणी सीमा कहा जाता है। यह भी आपको दिख रहा होगा कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई, जो इनके स्थान जो खोजे गए थे उनकी दूरी कितनी थी, 1600 किलोमीटर थी दोस्तों, ठीक है। और मांडा और कश्मीर से दैमाबाद तक की दूरी को जो खोजा गया था वो कितना था, 1400 किलोमीटर था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुतका गैंडोर या आलमगीरपुर या मांडा या ये किस नदी पर किनारे स्थित थे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो हमारा मांडा था वो अखनूर जिला पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जिला कौन सा था उसका, अखनूर जिला। और नदी कौन सी थी, चेनाब नदी थी उसकी। दूसरा था आलमगीरपुर कहाँ है, ये यूपी के मेरठ जिले में है, ठीक है। और नदी कौन सी थी, हिंडन नदी थी। थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो जो हमको जो मिला था दैमाबाद जो हमारे, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा सुतका गैंडोर या बलूचिस्तान था ये किस नदी पर था, दास्क नदी के किनारे था। ये क्वेश्चन बस इस सीमा से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, कौन सी नदी क्या थी दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसकी थोड़ा तिथि के बारे में करते हैं थोड़ा। 2300 से 1750 ईसा पूर्व डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने इस डेट को दिया था। क्या डेट दिया था, 2350 और 1750 ईसा पूर्व के बीच में इस डेट को सर्वमान्य कहा था डीपी अग्रवाल और रोमिला
थापर जी ने। उसके बाद क्या होता है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया। कार्बन डेटिंग जो होती है 14 वाली, इसका निर्धारण किया गया और यही 2350 से 1750 वाली को ही एनसीईआरटी ने मान लिया था कि भाई यही फाइनल है। ठीक है दोस्तों, अगर रोमिला थापर जी या डीपी अग्रवाल की आएगी तो आपको ये करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी या कार्बन डेटिंग 14 वाली करनी पड़ेगी तो आपको 2350 से 1750 वाली पर टिक लगाना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में बना सबसे बड़ा भवन कौन सा था? कौन सा भवन था दोस्तों? सभा करने की बैठक, स्नानागार, आयताकार या फिर अन्न भंडारण का प्लेस था? तो कौन सा दोस्तों था? अन्न भंडारण वाला प्लेस था। जैसा कि हमको पता है सभा करने की बैठक नहीं थी, स्नानागार नहीं था, आयताकार भवन नहीं था, अन्न भंडारण था। शुरुआत में कुछ बहुत समय पहले शुरुआत में जब खोजें चल रही थी तो स्नानागार को सबसे बड़ा माना गया था, लेकिन बाद में फाइनली डिसीजन अन्नागार को दिया गया था कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं, दूसरे पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धर्म में किसको सम्मिलित नहीं करते थे? जो धर्मवासी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, किन चीजों को सम्मिलित नहीं करते थे? प्राकृतिक शक्तियों, मातृ देवी, निश्चित जानवरों की अतिक्रिया और पेड़ों तथा उनकी आत्माओं को। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट उत्तर होगा? प्राकृतिक शक्तियों को, ठीक है, सम्मिलित नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा हमको कहाँ से काष्ठ लकड़ी की जो पेटी जो हमको मिली थी, वुडन कॉफिन जिसे कहते हैं, कहाँ से हमको उसका साक्ष्य मिला है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? ठीक है दोस्तों, तो हमें कहाँ से मिला है इसका साक्ष्य शव पेटिका का? जो वुडन कॉफिन था वो हड़प्पा से हमको इसका मिलता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हमारा आता है, सिंधु की अधिकांश मोहरों पर क्या दर्शाया गया था? जो मोहरें जो हमको मिली थी उसमें क्या दर्शाया गया था? चीता को दर्शाया गया था, या हाथी को दर्शाया गया था, या कुबड़ वाला सांड को दर्शाया गया था, कबूतर को दर्शाया गया था? जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है, तो क्या दर्शाया गया था? कुबड़ वाला सांड या कुबड़ वाला बैल जो था उसको दर्शाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा मोहरों पर एक योगी बना है जिसने सिंग सिरे वाली पोशाक पहनी है, ऐसी मतलब ऐसी ड्रेस पहनी हुई, इस पर सिंग लगे हुए थे, जिसके चारों ओर पशु हैं, उसकी पहचान कीजिए। उसकी पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने ये रहे दोस्तों, रुद्र, मुरुगन, महायोगेश्वर या पाशुपत शिव। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, तो इसका समीकरण किसके साथ किया जाता है? पाशुपत शिव के साथ समीकरण इसका किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों कहाँ से सूचना पट हमको मिला है? सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। लोथल हो गया हमारा, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। तो इसका राइट उत्तर कौन सा था? धौलावीरा से। धौलावीरा से शायद आपको पता होगा कि जो हमारा जल संचय की प्रणाली का सबसे अच्छा स्रोत भी हमको धौलावीरा से ही मिलता है, और स्टेडियम भी मिला है यहाँ से हमें। ठीक है, और एक 10 अंकों वाला एक सैंड वो भी मिला हुआ है, सैंड बोर्ड भी हमको मिला हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किन कालों से जुड़ी है? जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल के अंतर्गत हम रखते हैं। चलिएगा ऑप्शन देखते हैं किस में रखते हैं। ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, बाद का ऐतिहासिक काल है, पूर्व ऐतिहासिक काल। दोस्तों इसको हमने जैसे हमने पहली बार भी बताया था, इसको किस में रखते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में भी इसको रखते हैं। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल पर एक छोटी दवात होती है ना, इंक पॉट मिली है, जिसे अनुमानित स्याही की दवात समझा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कहाँ से ये चीज़ मिली है हमको? पहला क्वेश्चन है चनहुदड़ो, दूसरा है मोहनजोदड़ो,
तीसरा है लोथल और चौथा है धौलावीरा। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो हमें इंक पॉट जो मिली है वो हमें कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस एक स्थल से सिंधु घाटी संस्कृति के संबंध प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा हो गया, चनहुदड़ो हो गया, लोथल हो गया और हमारा मोहनजोदड़ो हो गया। तो दोस्तों हमें कहाँ से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, अगला करते हैं। चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसा आपको पता होगा, आलमगीर तथा सुरकोटड़ा, लोथल तथा रंगपुर, और कालीबंगा या फिर सभी। जैसा कि हम सभी को पता है, चावल के साक्ष्य हमें लोथल तथा रंगपुर से देखने को मिलते हैं। रंगपुर से धान की भूसी का समीकरण में चावल के उनसे लगाया जाता है दोस्तों, इसीलिए रंगपुर तथा लोथल को बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हड़प्पा निवासियों द्वारा की जाने वाली अनाज की खेती के बारे में चर्चा। कौन कौन सी अनाज की खेती करते थे उनके बारे में बताया गया है। किसकी करते थे दोस्तों? गेहूं, बाजरा तथा सरसों, बाजरा, बादाम तथा चावल, गेहूं, चावल तथा गन्ना। ठीक है दोस्तों, और गेहूं, चावल तथा कपास। जैसा कि हमको पता है भैया, क्या करते थे? गेहूं, बाजरा तथा सरसों की फसलें करते थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगी, कपास, कपास का जो ज्ञान हमारे सिंधु वासियों ने लिया था, तो किससे लिया था? मेहरगढ़ वासियों से कपास का ज्ञान लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का है? कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का है जिसमें पर्शियन साड़ी की मोहर बरामद हुई है? पर्शियन साड़ी जो महिलाएं अक्सर पहनती हैं, तो मोहर बरामद हुई है। कहाँ से मोहर मिली है हमको? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। तो दोस्तों हमें कहाँ से इसका वो मिला हुआ है हमको? लोथल से। जैसा कि सभी को पता होगी कि लोथल एक व्यापारिक बंदरगाह भी था। व्यापार होता तो जाहिर सी बात है, अगर पर्शियन या कुछ बाहर का कोई कपड़ा आएगा तो सबसे पहले बंदरगाह पर ही आएगा, इसलिए इसको याद हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थल की खुदाई पाषाण युग के हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? दोस्तों ऐसी कौन सी संस्कृति है हमें जो प्रमाण देती है? कालीबंगा, धौलावीरा, मेहरगढ़ या अलादीनो। तो कौन सी है दोस्तों? आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है? मेहरगढ़ है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर क्षेत्रीय रूप से अधिक तक फैला हुआ था? कहने का मतलब यही था कि हड़प्पा के इतने सारे जो दिए गए हैं क्षेत्र, सबसे विस्तृत क्षेत्र किसका था? या मोहनजोदड़ो का था, या हड़प्पा का था, धौलावीरा का था, या कालीबंगा का था? तो किसका था? हमारा मोहनजोदड़ो का था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित था? हिंदू कुश के उत्तर में कौन सा स्थित था? चनहुदड़ो, मांडा, सुरतगई या सुतका गैंडोर। दोस्तों याद रखना कि जो हमारे उत्तर उसमें था, कौन सा था? सुरतगई। ठीक है, सुरतगई और मुंडी गांव की अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसा कि इनको उपनिवेश का दर्जा दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उपनिवेश थे। और सुतका, तो अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका हमने सबसे पहले हमने इसी काल का निर्धारण भी हमने किया था, जो महत्वपूर्ण काल माने जाते हैं। हाल ही के बी राय द्वारा लिपि को समझने के कारण इसको माना गया था, या मोहरों पर चित्र होने के कारण, या पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक तुलनाओं से, या कार्बन डेटिंग के आधार पर। जैसा कि हमने के बताया था, ये वाला 2500 से 1750 के बीच का जो काल हमारा जो रहेगा, या एनसीईआरटी के मान द्वारा या फिर कार्बन डेटिंग के अनुसार इसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? मतलब उसका कैसा वो स्ट्रक्चर था? ग्रामीण थी, या शहरी थी, या पूंजीवादी थी, या औद्योगिक थी? ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसे हम प्रथम
शहरी सभ्यता का भी दर्जा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित किस हड़प्पा स्थलों में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं? घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से पाए गए हैं दोस्तों? जैसा कि आपको सभी को पता होगा, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटडा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कहाँ से पाए गए थे, हमारे सुरकोटडा से। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। आपको एक क्वेश्चन पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि घोड़े के खुर कहाँ से मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों द्वारा तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? हड़प्पा के जो लोग थे उनका वैदेशिक व्यापार भी होता था। तो तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? बलूचिस्तान से, खेतड़ी की खानों से, या कोठार की खानों से, या मेसोपोटामिया से। दोस्तों ये ध्यान रखना कि हड़प्पा के लोग तांबा हमारे भारत से प्राप्त राजस्थान की खेतड़ी और झुंझुनू से प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए ही इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसके अभी तो मैंने शुरुआत ही किया है सिंधु घाटी का। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सभ्यता काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो कम से कम इस पर हम 5 वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वो वीडियो हमारी इतनी ही समथिंग बड़ी ही होंगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।